Hi students, so today I am going to continue with waves. Till the previous class we saw about travelling waves. Now I am going to start with standing wave. So standing waves क्या है और standing waves कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो आइए देखते हैं स्टैंडिंग वेव के बारे में. तो standing waves are produced by the interference of two identical waves when they move in opposite directions So standing waves are produced by the interference of two identical waves when they move in opposite directions. अब यहाँ पे two identical waves का मतलब दो चीज़ है. पहली चीज़ उनकी एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. तो इन दोनों वेव का सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी. तो अब हम देखेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्म कैसा है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म कैसा है. मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स व्हेन दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. अब टू आइडेंटिकल वेव्स व्हेन दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस मतलब स्टैंडिंग वेव्स किससे बनती है, दो ट्रैवलिंग वेव का इंटरफेरेंस से बनती है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो स्टैंडिंग वेव बनते हैं. अब मैं एग्जांपल लूँगा. सपोज आपके पास दो रिजिड वॉल्स है और दोनों एंड में एक स्ट्रिंग का दो एंड जुड़ा हुआ है. मतलब एक स्ट्रिंग का एंड एक वॉल पे और सेम स्ट्रिंग का दूसरा एंड और एक वॉल पे. तो यहाँ इस पोजीशन में इस स्ट्रिंग में अगर हम वेव्स क्रिएट कर पाए दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और उनमें इंटरफेरेंस ला सके तो फिर स्टैंडिंग वेव्स बनेगा. अब तो सपोज ये आपका वॉल है और ये आपका दूसरा वॉल है, तो फिर ये रिजिड वॉल्स है मतलब यहाँ से बस रिफ्लेक्शन होगा. सपोज ये आपका स्ट्रिंग है. अब सपोज स्ट्रिंग में ये एक वेव है और यहाँ से और एक वेव है. ये वेव राइट जा रहा है और ये वेव लेफ्ट को आ रहा है. तो फिर ये दोनों वेव जब आपस में टकराएंगे मतलब इंटरफेरेंस होगा तब स्टैंडिंग वेव्स आपको स्टैंडिंग वेव्स मिलेगा. अब ये दो वेव्स हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. सपोज आपके पास इनिशियली एक ही वेव हो, मतलब सपोज ये आपका वॉल है और ये आपका और एक वॉल है. सपोज आप इनिशियली एक ही वेव है. अब ये वेव सपोज राइट को ट्रेवल कर रहा है. तो सपोज ये वेव ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से जब लेफ्ट आएगा तो आपके पास कितना वेव हुआ, दो वेव हुआ. एक वेव जो राइट को मूव कर रहा है और एक वेव जो लेफ्ट को आ रहा है. अब अगर ये दोनों वेव ही को आप ले ले और इन दोनों में इंटरफेरेंस हो तब आपको स्टैंडिंग वेव्स आपको मिल सकता है. अब स्टैंडिंग वेव्स का मैथमेटिकल फॉर्म कैसा है ये हम देखते हैं. तो सपोज हम ये केस लेते हैं जहाँ पे एक वेव राइट को मूव कर रहा है और एक वेव लेफ्ट को मूव कर रहा है. तो अगर हम ये दोनों वेव्स का इक्वेशन लिखे, सपोज मैं इस फिगर को कंसिडर कर रहा हूँ. तो सपोज कंसिडर द इक्वेशन of the wave traveling in positive x-axis as y1 equals to a sine
के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि मैं पिछले क्लास में कहा था कि अगर कोई वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड ए है और वेव नंबर के है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो उसका इक्वेशन होगा y1 इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग in negative x axis y2 equals to a sin kx प्लस ओमेगा टी, क्योंकि अगर नेगेटिव एक्स एक्स में है तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ये आपका और दूसरा वेव का इक्वेशन है जो कि लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। इस केस में हम एक्स को पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम ये डायरेक्शन मान रहे हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस ये डायरेक्शन। तो फिर कोई वेव अगर राइट को मूव कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो उसका इक्वेशन होगा y1 इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। और कोई वेव जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो होगा माइनस एक्स डायरेक्शन, तो उसका इक्वेशन होगा y2 इक्वल्स टू a sin kx प्लस ओमेगा टी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कहा था कि जब स्टैंडिंग वेव्स कब प्रोड्यूस होगा, जब इन दोनों में इंटरफेरेंस होगा। मतलब अब हम इन दोनों वेव्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट इक्वेशन डेवलप करेंगे, वो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होगा। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इक्वल्स टू y1 प्लस y2 इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन kx प्लस ओमेगा टी इक्वल्स टू, अब हम a को कॉमन लेंगे तो साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी। अब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो लिखते हैं इक्वल्स टू ए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल, तो 2 के एक्स बाई 2 मतलब के एक्स, तो 2 साइन के एक्स कॉस, अब सी माइनस डी बाई 2 मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाई 2, मतलब के एक्स और के एक्स कैंसिल, माइनस ओमेगा टी तो माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2 और माइनस ओमेगा टी। अब और एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो फिर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो फिर ये हो गया आपका y इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट y। तो यही फॉर्म है आपका स्टैंडिंग वेव का। अब इस इक्वेशन को अगर आप ठीक ध्यान से देखें तो फिर तो मैं इसके पास एक ट्रैवलिंग वेव का भी इक्वेशन लिखता हूँ, फिर मैं आप इन दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा। तो ये हो गया स्टैंडिंग वेव और एक जनरल इक्वेशन अगर हम लेंगे y ट्रैवलिंग वेव का, जो हम पहले क्लास से लेते आ रहे हैं। ट्रैवलिंग वेव का जनरल इक्वेशन इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये आपका जनरल ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन था। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी एक वेव है, क्योंकि इसमें भी 2 पार्ट है। एक पार्ट ये है, इसको हम एम्पलीट्यूड पार्ट कहेंगे, और ये कोसाइन पार्ट है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो आपके पास एक वेव है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ कॉस, एज कोसाइन फंक्शन, और इसका हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ कि ये जो वेव है ये टाइम के साथ कोसाइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है। इसका एम्पलीट्यूड ऐसे फंक्शन ऑफ पोजीशन वेरी कर रहे हैं साइनोसॉइडली, मतलब साइन फंक्शन के थ्रू एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। मतलब स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव में एक तो ये डिफरेंस है कि ट्रैवलिंग वेव का जो आपका एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे इस केस में a है, और इस केस में ये साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड। और एक डिफरेंस ये है कि
और एक डिफरेंस तो ये है कि ये काइंड ऑफ फिक्स्ड वेव है, मतलब ये ट्रैवल नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंस के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये वेव ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये फिक्स्ड वेव है। तो इसको हम कहेंगे स्टैंडिंग वेव्स। तो यही मेन डिफरेंस है ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग वेव का। तो स्टैंडिंग वेव को कैसे मिला? एक वेव मैंने y1 कंसीडर किया था जो एक जनरल वेव जो जिसका एम्पलीट्यूड a है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, और सिमिलरली y2 जिसका सेम एम्पलीट्यूड है a, सेम फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ये लेफ्ट को मूव कर रहा है। ये दोनों जब आपस में टकरा है मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा एक मैथमेटिकल फॉर्म मिलेगा वेव का। तो यही है आपका स्टैंडिंग वेव का आपका जनरल फॉर्म है। तो 2a sin kx cos ओमेगा टी। तो यहाँ पे दो पार्ट है, पहला पार्ट एम्पलीट्यूड पार्ट जो x के साथ वेरी कर रहा है, और दूसरा जो टाइम का पार्ट जो कोसाइन फंक्शन के थ्रू वेरी कर रहा है और t के डिपेंडेंट पे। तो फिर ये हो गया आपका स्टैंडिंग वेव। अब हम लोग इसमें तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी तो ये था कि जब दो फिक्स्ड वॉल्स थे और यहाँ पे भी एक नोड होगा, नोड मतलब यहाँ पे भी एक पॉइंट से शुरू होगा और यहाँ पे एक पॉइंट में खत्म होगा, और फिर एक लेंगे, एक साइड ओपन रहेगा एक साइड क्लोज रहेगा, और फिर लेंगे दोनों साइड ओपन रहेगा। तो दोनों साइड क्लोज, फिर एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, अब दोनों साइड ओपन, और इनका एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो फिर अब पहला केस में चले। तो आपका जनरल स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन था, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y स्टैंडिंग इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा टी, और ये अब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि एम्पलीट्यूड पार्ट है जो कि x के साथ वेरी कर रहा है, और cos ओमेगा टी टाइम का डिपेंडेंस शो कर रहा है। तो आपके पास ये इक्वेशन है, और इस केस में आपका फिगर कुछ ऐसा है, मतलब दोनों वॉल्स आपका फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पे जो भी ये सपोज आपका इनिशियल वेव था, सपोज आप यहाँ पे आप स्टैंडिंग वेव दिखाना चाहते हैं, तो फिर ये पार्ट भी यहाँ पे भी नोड होगा। नोड मतलब जहाँ पे एक वेव यहाँ पे इंटरमीट करते हैं, इसको हम नोड कहते हैं। नोड मतलब उस नोड वो पोजीशन है एक्स का जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड जीरो रहे। तो सपोज आपका वेव कुछ ऐसा हुआ, तो सिंस यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होके वेव ऐसा आएगा, तो फिर आपको वेव कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे नोड्स क्या क्या है? नोड्स मतलब मैंने कहा जिस एक्स का पॉइंट का एम्पलीट्यूड जीरो है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट से एम्पलीट्यूड जीरो है? तो इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड जीरो है, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड जीरो है, इसका एम्पलीट्यूड जीरो है, और इसका एम्पलीट्यूड जीरो है। तो ये पॉइंट्स आपका नोड्स हो गए। तो सपोज ए, इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी। सपोज ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो आपका पॉइंट्स हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये हो गया आपका नोड्स, और पॉइंट्स ई एफ और जी ये हो गया एंटी नोड्स। अब और सपोज इनिशियली स्ट्रिंग का लेंथ था कैपिटल एल, कैपिटल एल वाज द इनिशियल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो फिर अब हम डिराइव करेंगे कि फॉर ए स्टैंडिंग वेव टू बी डेवलप्ड इनसाइड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, इसका लैम्डा और एल के मध्य क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो। तो देखते हैं। अब पहले तो मैं ये डिराइव करूंगा कि यहाँ पे कौन सा x का पोजीशन के लिए नोड्स होगा और किसके लिए एंटी नोड्स होगा। तो सिंस ये आपका वेव का इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, तो अगर हम इस एम्पलीट्यूड को, सिंस ये आपका एम्पलीट्यूड पार्ट है, तो अगर इस एम्पलीट्यूड को हम इक्वेट करेंगे इक्वल्स टू जीरो, अगर एम्पलीट्यूड जीरो होगा तब आपको नोड मिल जाएगा, उस x का करस्पॉन्डिंग आपको नोड्स मिलेगा। तो अगर ये हम जीरो इक्वेट करेंगे मतलब साइन के एक्स को जीरो होना होगा, मतलब फॉर नोड्स साइन के एक्स इक्वल्स शुड बी जीरो। अब साइन के एक्स जीरो का वो होगा जब के एक्स इक्वल्स टू एन पाई होगा, तो के एक्स इक्वल्स टू एन पाई
तो आपका हो गया x मिल गया n पाई बाई k। अब k क्या है, k को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, मतलब लिखेंगे n पाई बाई 2 पाई बाई लैम्डा। अब पाई पाई कैंसिल तो हो जाएगा n लैम्डा बाई 2। तो ये हो गया आपका x नोड। तो नोड के लिए ये सब पोजीशंस आपका नोड बनेगा। अब n इंटीजर है तो n के जगह 0 प्लेस करेंगे तो मिलेगा 0, n के जगह 1 प्लेस करेंगे तो मिलेगा लैम्डा बाई 2, अगर 2 प्लेस करेंगे तो लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2 और ऐसा मिलेगा। तो ये पोजीशन सिंस x इज इक्वल टू 0 है तो x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इसको हम ये हो गया करेस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 0, और ये हो गया x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, क्योंकि आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि एक वेवलेंथ यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होता है, मतलब ये वाला पार्ट हाफ वेवलेंथ है, मतलब ये वाला पार्ट लैम्डा बाई 2 है। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपका नोड बनेगा वो लैम्डा बाई 2 पे बनेगा, फिर जब एक वेवलेंथ पूरा खत्म होगा लैम्डा पे बनेगा, और फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे बनेगा, और डॉट डॉट डॉट, मतलब 2 लैम्डा 5 लैम्डा बाई 2 और ऐसा पोजिशन में बनेगा। तो ये हो गया आपका x। अब यहाँ पे आपका टोटल लेंथ सिंस l है, और इस केस में l डिस्टेंस के बाद आपको एक नोड मिल रहा है। सपोज इस पोजीशन में मैं x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जब आप एक वेवलेंथ फिर और एक वेवलेंथ मतलब 3/2 वेवलेंथ गए, उसके बाद आपको फिर एक नोड मिला, मतलब जब आप डिस्टेंस l ट्रेवल करते हैं तो आपको एक नोड मिलता है। तो मतलब अगर हम x इक्वल्स टू l रखें तो फिर ये एक नोड का पोजीशन होना चाहिए, मतलब जो हमें लैम्डा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ n, तो वो ऐसा वेवलेंथ होना चाहिए, उन्हीं वेवलेंथ पे हमें स्टैंडिंग वेव्स मिलेगा। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मिला था x नोड इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2। अब इस इक्वेशन में क्योंकि एट x इज इक्वल टू l वी गेट ए नोड, तो हम x के जगह हम l पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फिर सिंस x इक्वल्स टू l रिप्रेजेंट्स ए नोड, तो इस इक्वेशन में अगर हम x इक्वल्स टू l पुट कर दें तो फिर l इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2, मतलब यहाँ से आपको मिला लैम्डा इक्वल्स टू 2l बाई n। तो ये हो गया आपका। तो अगर लैम्डा का वैल्यू 2l बाई 1 या फिर 2l बाई 2 या फिर 2l बाई 3, ये सब लैम्डा के लिए ही आपको एक स्टैंडिंग वेव्स मिलेगा। सो दिस इज द कंडीशन for getting standing waves। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या किया मैंने, ये आपके पास ये आपका जनरल इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव्स का। तो अगर आपको नोड का डेफिनेशन क्या है, जैसे कि मैंने कहा अगर एम्पलीट्यूड को हम जीरो से इक्वेट करते हैं तो आपको नोड का कंडीशन मिल रहा है। तो मैंने इसको 0 की इक्वेट किया, मतलब 2a तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता, तो साइन के x को 0 होना होगा, और एक बार साइन के x को हमने 0 इक्वेट किया तो kx इक्वल्स टू n पाई होना होगा, फिर वहाँ से आपको x का रिलेशन मिल गया n लैम्डा बाई 2। अब सिंस एट x इज इक्वल टू l एक रिजिड वॉल है, मतलब यहाँ पे एक नोड होना चाहिए, तो हम लोग तो x इक्वल्स टू l पे एक नोड मिलेगा, तो l इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2 पुट किया तो लैम्डा मिल गया 2l बाई n। तो ये हो सकता है 2l, फिर 2l बाई 2 मतलब l, फिर मिलेगा 2l बाई 3, फिर l बाई 2। तो ये सब लैम्डा के लिए आपको स्टैंडिंग वेव्स मिल सकता है। तो सो दिस इज द कंडीशन फॉर गेटिंग स्टैंडिंग वेव्स। अब लैम्डा को अगर हम लैम्डा से हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगा, अगर हमें ये वेव में अगर हमें वेव स्पीड पता हो, मतलब ये ट्रांसवर्स वेव में कितना स्पीड से वेव प्रोपेगेट कर रही है हमें पता हो, मतलब v पता हो, तो हमें म्यू मिल सकता है, मतलब फ्रीक्वेंसी मिल सकता है। कौन सा रिलेशन से, क्यों आपको रिलेशन है v इक्वल्स टू लैम्डा म्यू, ये आपका एक रिलेशन है। यहाँ पे v है वेलोसिटी, ये v है वेव वेलोसिटी, लैम्डा है आपका
वेवलेंथ और म्यू है आपका फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू से आपको म्यू मिल जाएगा, म्यू इक्वल्स टू v बाई लैम्डा, मतलब अगर v बाई लैम्डा करेंगे तो आपको म्यू मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था कि जो लैम्डा है ये हो गया 2L बाई एन, और बाय द रिलेशन v इक्वल्स टू लैम्डा म्यू, यहाँ पे v है आपका वेव वेलोसिटी और म्यू है आपका फ्रीक्वेंसी। तो अब म्यू मिलेगा इक्वल्स टू v बाई लैम्डा इक्वल्स टू v बाई 2L बाई एन इक्वल्स टू v बाई 2L एन। तो यही हो गया आपका रिलेशन म्यू इक्वल्स टू वी एन बाई 2L, मतलब n इक्वल्स टू अगर 1 पुट करेंगे तो v बाई 2L, फिर v बाई एल, फिर 3v बाई 2L डॉट डॉट। तो म्यू का वैल्यू हो गया v बाई 2L n। और ये सब फ्रीक्वेंसीज मतलब n के करस्पॉन्डिंग, n जब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो इनके करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलेगा। ये फ्रीक्वेंसीज को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि इन्हीं फ्रीक्वेंसी से आपको स्टैंडिंग वेव ऑसिलेट करता हुआ मिलेगा। तो फिर ये फ्रीक्वेंसीज को हम कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। तो इनका वैल्यू क्या होगा? इनका वैल्यू होगा v बाई 2L, v बाई एल, 3v बाई 2L डॉट डॉट। तो ये हो गया आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर हम इस इक्वेशन में n इक्वल्स टू 1 पुट करें, मतलब म्यू इक्वल्स टू v बाई 2L, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। और अगर n इक्वल्स 2 पुट करें तो सेकेंड हार्मोनिक, फिर n इक्वल्स टू 3 मतलब थर्ड हार्मोनिक इन्हें कहते हैं। अब इन्हें क्यों कहते हैं मैं फिगर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे एक एक n का मैं फिगर आपको ड्रॉ करके इनका केस दिखाता हूँ। तो पहले मैं ड्रॉ करूंगा फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट हार्मोनिक का। तो सपोज ये आपका वाल है, ये आपका 2 वाल्स है, ये मतलब रिजिड वाल्स। और पहला अगर हम लोग n इक्वल्स टू 1 पुट करें तो फिर आपको ऐसा कुछ शेप मिलेगा, ऐसा वेव आएगा, ऐसा शेप मिलेगा। ये आपका मेन पोजीशन है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल नोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। अब इन्हें हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी वाकई में v बाई 2L इंटू एन होगा। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 1 है, मतलब म्यू हो गया आपका v बाई 2L। तो फ्रीक्वेंसी हो गया v बाई 2L। अब हम वेरीफाई करते हैं इसे। अब यहाँ पे आपका L ये तो आपका L है, L फिक्स्ड है। और अगर ये पिक्चर पूरा ऐसा करके ऐसा होता, मतलब एक वेवलेंथ कंप्लीट होता, लेकिन ये हाफ वेवलेंथ है और हाफ वेवलेंथ का डिस्टेंस आपका L है। तो हम लिखेंगे लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू L, मतलब लिखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 2L। और लैम्डा इज इक्वल टू 2L मतलब आप यहाँ से इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। तो v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू म्यू, तो v इक्वल्स टू म्यू इंटू 2L, तो म्यू हो गया v बाई 2L। तो यही कंडीशन था, v इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू v बाई 2L। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट हार्मोनिक।
कि तो आप इसे ड्रॉ कैसे करेंगे। पहले बात तो इन दोनों में एंड में नोड होगा, और अब यहाँ पे एक नोड हो सकता है, 0 नोड हो सकता है, 2 नोड्स हो सकता है, 3 नोड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ना फर्स्ट फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट मतलब फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट हार्मोनिक के लिए बीच में नोड होगा ही नहीं, सिर्फ एक एंटी नोड होगा। तो अब एंटी नोड का इक्वेशन यहाँ पे कौन सा पोजिशन होगा, कैपिटल L/2। तो ये पोजिशन आपका एंटी नोड का होगा। तो फिर अब मैंने एक चीज़ मैं करना भूल गया, जो मैं स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन लिखा था 2a y इक्वल्स टू 2a sin x cos ओमेगा t, उससे हम एंटी नोड का भी पता लगा सकते हैं जब sin x का वैल्यू sin kx का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो मैं वो अभी डिराइव करता हूँ। तो पहले वो करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। म्यू इक्वल्स टू v/2l इंटू n। तो ये हो गया आपका हार्मोनिक्स, यहाँ पे ये हो गया आपका म्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया। तो मैं अभी दिखाऊंगा एंटी नोड का, एंटी नोड का क्या पोजीशन होगा। तो जनरल इक्वेशन था आपका स्टैंडिंग वेव का, y स्टैंडिंग इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा t। अब एंटी नोड्स के लिए 2a sin kx को मैक्सिमम होना होगा। तो 2a तो कांस्टेंट है, मतलब sin kx को मैक्सिमम होना होगा। तो sin kx मैक्सिमम कब हो सकता है, जब sin kx इक्वल्स टू 1 हो, और sin kx इज इक्वल टू 1 मतलब kx इक्वल्स टू n प्लस हाफ इंटू पाई, मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई/2, मतलब sin kx इक्वल्स टू 1 होना होगा। तो kx इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई/2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2। तो अगर n इक्वल्स टू, अगर आप 1 डाले 0 डाले तो पाई/2, अगर 1 डाले तो 3 पाई/2। 3 पाई/2 में -1 होता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे भी एक आपको मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि जो आपका ऐसा कंडीशन था कि आपको वेव का रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों एंड तो यहाँ पे आपको नोड ही मिलेगा और वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा एंटी फेस के साथ। तो फिर जब रिफ्लेक्शन होता है तो आप मिनिमा के पोजीशन पे भी एक मैक्सिमम मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ साइन kx इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा kx इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई/2। तो अब k को लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई/2। अब x को इक्वेट करते हैं, x इक्वल्स टू पाई पाई कैंसिल, तो 2n प्लस 1 λ/4। तो ये सारे पोजीशंस में हमें एंटी नोड्स मिलेगा। तो ये हो गया एंटी नोड का पोजीशन। मतलब एट, तो ये किसका ले ले, फर्स्ट हार्मोनिक का ले लेते या फिर फंडामेंटल नोट का ले लेते। सपोज ये हो गया आपका फर्स्ट फंडामेंटल नोट, मतलब फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। तो इस केस में ऐसा एक वेव बनेगा। तो इस केस में हम लोग n इक्वल्स टू जीरो प्लेस करेंगे। तो n इक्वल्स टू 0 प्लेस किया तो हो गया λ/4, मतलब ये था आपका λ/2 पोजीशन, ये 0, तो ये हो गया λ/4। तो λ/4 के हिसाब से λ/4 के पॉइंट पे आपको एक एंटी नोड मिलेगा। तो ये आपका एंटी नोड का इक्वेशन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल नोड। अब मैं आपको सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक कैसे दिखता है जब हम लोग टू वाल्स लेते हैं क्लोज्ड एंड्स के साथ, तो कैसा पिक्चर होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया आपका
तो यहाँ पे एक नोड होगा, यहाँ पे एक नोड होगा। तो जब बीच में कोई नोड नहीं, सिर्फ एक एंटी नोड होता है, तब ये होता है आपका फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल नोड। जब इनके बीच में एक नोड होता है, मतलब सपोज आपका वेव ऐसा है, फिर ऐसा एक वेव हुआ, फिर रिफ्लेक्ट किया यहाँ पे, और ये एक वेव हो गया, तो ये हो गया आपका सेकेंड हार्मोनिक। तो मैं इसके लिए भी वेरीफाई करूँगा, जैसे मैंने फंडामेंटल नोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक के लिए किया था। तो इस केस में आपका ये लेंथ हो गया L, कैपिटल L, और इसके साथ साथ हम एक पूरा ये वेव पूरा एक वेवलेंथ ट्रैवल किया है, तो फिर इसका लैम्डा भी हो गया। तो लैम्डा भी हो गया क्योंकि लैम्डा का डेफिनेशन क्या था, एक क्रेस्ट से करस्पॉन्डिंग दूसरा क्रेस्ट, या फिर एक वेवलेंथ ट्रैवल, ये वाला डिस्टेंस मतलब एक वेवलेंथ ट्रैवल कर रहा है, तो फिर इसका डिस्टेंस L हो गया। तो इस केस में लैम्डा इक्वल्स टू L है, तो इस केस में लैम्डा इक्वल्स टू L हो गया। मतलब अगर आप इस वो इक्वेशन को देखते, v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू म्यू, तो v इक्वल्स टू लैम्डा म्यू, तो म्यू यहाँ से क्या मिला, v बाई लैम्डा मतलब v बाई L। तो आप वेरीफाई कीजिए, अगर n के जगह हम 2 डालते हैं मतलब सेकेंड हार्मोनिक, तो v इंटू 2 बाई 2L, 2 कैंसिल, v बाई L। तो फिर जो n का वैल्यू होगा आपका वही होगा nth हार्मोनिक, मतलब ये इक्वेशन है nth हार्मोनिक का। अब हम देखते हैं कि थर्ड हार्मोनिक कैसे दिखता है। तो थर्ड हार्मोनिक ड्रॉ करने के लिए तो से फर्स्ट हार्मोनिक में बीच में एक भी नोड नहीं था, सेकेंड हार्मोनिक में बीच में एक नोड है, सिमिलरली थर्ड हार्मोनिक में बीच में 2 नोड्स होंगे इक्वल स्पेस, फिर यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, मतलब ऐसा होगा, फिर रिफ्लेक्ट करके फिर ऐसा। तो ये हो गया आपका थर्ड हार्मोनिक। तो इस केस में ये पूरा लेंथ हो गया आपका कैपिटल L, और कितना वेवलेंथ ट्रैवल किया इसने, यहाँ से यहाँ हो गया आपका एक वेवलेंथ, और यहाँ से यहाँ हाफ वेवलेंथ, मतलब लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 मतलब 3 लैम्डा बाई 2। तो L को हम इक्वेट करेंगे, इस केस में हम इक्वेट करेंगे L इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2 से। तो आपको लैम्डा मिला 2L बाई 3। अब अगर यहाँ पे लगाए कि v बाई लैम्डा करे, तो म्यू इक्वल्स टू v बाई लैम्डा हो जाएगा, मतलब v बाई 2L बाई 3, तो 3v बाई 2L। तो उसी क्वेश्चन में वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर n इक्वल्स टू 3 डालेंगे तो 3v बाई 2L आ जाएगा। मतलब ये आपका जनरल nth हार्मोनिक है। अब इसके हिसाब से अब कोई भी ऐसा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिर एक थंब रूल क्या है, मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप रिमेंबर करें, तो फिर आप सिर्फ उसको जान के ही आप इन फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। वो रूल ये है कि अगर आपको कोई nth हार्मोनिक के बारे में दे दिया जाए, और आपको दे दिया जाए कि 2 वाल है, मतलब क्लोज है जहाँ पे नोड से होगा, तो फिर अगर फर्स्ट हार्मोनिक है तो बीच में एक भी नोड नहीं होगा, सेकेंड हार्मोनिक है तो एक नोड होगा। सिमिलरली अगर nth हार्मोनिक आपको ड्रॉ करने के लिए बोले तो बीच में n-1 नोड्स होगा। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब MCQ में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन nth हार्मोनिक, तो होगा n-1। अगर आप इन दोनों को भी काउंट करें तो आपको होगा n-1 प्लस 2 मतलब n+1। तो ये हो गया आपका जब दोनों एंड्स क्लोज हो। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, सपोज ये इसका एप्लीकेशन है। सपोज आपका आप एक रूम में बैठे हैं, और जहाँ पे 2 साइड वॉल्स, दो अपोजिट साइड का वॉल्स है, और इनके बीच में एक साउंड ऑसिलेट कर रहा है, तो साउंड भी एक, तो इस केस में ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो अब इस केस में आप ये चीज़ लगा सकते हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक में कैसा केस होगा, सेकेंड हार्मोनिक में कैसा केस होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, वो है एक एंड क्लोज्ड होगा और एक एंड ओपन होगा। तो
तो उसका एग्जाम्पल फिजिकल एग्जाम्पल कैसे हो सकता है ये हम अब डिस्कस करेंगे।